थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आज मुझे इतने सारे लोग जान रहे हैं, आज मेरी कहानी कहीं न कहीं लोगों को इंस्पायर कर पा रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ उसके लिए। एंड जैसा आज के टाइम चल रहा है, आज हम यहाँ पे एक वेबिनार कर पा रहे हैं। आई होप सो कि आप सब लोग अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो स्टे सेफ एंड अब जो थोड़े से मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ, बिकॉज मे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हो, बहुत सारे लोगों ने मेरी कहानी शुरू की हो, सुनी हो, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे बीच में जो बहुत पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, तो उनके लिए बिफोर आज का सेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीइंग अ गर्ल आप अपने लाइफ में लाके अपने लाइफ में यूज करके यूटिलाइज करके आप शायद उस पोजीशन में पहुंच सकते हैं। तो आज लास्ट तक एकदम ध्यान से आप अपने सेशन में डायरी पेन के साथ में नोट कीजिएगा जो भी मैं चीजें कहना चाहती हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ करना चाहती हूँ, जो लोग मुझे पहली बार ही सुन रहे हैं उसके उनके लिए। तो हालांकि मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है, यस, मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है एंड मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। इलाहाबाद के एक बहुत छोटे से गांव में मेरा रहना हुआ था। यस, मेरा घर जो था वो बहुत छोटा सा कच्चा घर था एंड कच्चे घर में मैं रहती थी। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि जब हम लोग कहते हैं ना, मैंने बहुत बार ऐसा सुना हुआ था कि लोगों से कहते हुए कि आपकी जो सक्सेस होती है, इतने सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, क्यों ऐसे छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर उनके लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों क्यों होती हैं, क्यों वो इतने ज्यादा ऐसे होते हैं। तो मैं भी सोचती थी क्यों उनकी स्टोरी इतनी ज्यादा ऐसे मिजरेबल, इतनी प्रॉब्लम, इतनी टेरेबल स्टोरीज क्यों होती हैं। तो समझ में आता है कि जिनके पास में भूख होती है ना, वो उस सक्सेस को पा सकते हैं। यस, जरूरी है ये भूख का होना। तो मेरे पास में भी ऐसी ही चीजें थी। मेरी फैमिली में बहुत बहुत शॉर्ट स्पेंड ऑफ टाइम में, बहुत छोटी ही एज में मेरी फैमिली में कुछ बहुत सी ऐसी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। बिकॉज बहुत छोटी एज में, जब मैं 8 साल की थी, तो 8 साल की एज में ही मेरे फैमिली के एक मेंबर के साथ में, यस, डेफिनेटली आप सब लोग शायद में भी हो सकता है जानते भी हों कि मेरी फैमिली में मेरी मम्मी और सिर्फ मेरे 2 छोटे भाई हैं एंड वो सिचुएशन आई थी मेरी लाइफ में कि मेरे फादर को लिवर कैंसर की दिक्कत हुई थी एंड लास्ट स्टेज में हमें पता चला था। और आपको भी पता है कि कोई भी शॉर्ट मिडिल क्लास फैमिली में अगर ऐसी की चीजें होती हैं, तो हमारे पास में उतने पैसे नहीं होते हैं कि हम उनको उतना ज्यादा इलाज वगैरह करा सके, उतनी सारी चीजें दे सके। तो एक फॉल आया फैमिली में। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे एक जो फॉल होता है ना, वो बहुत सी चीजें सिखा के जाता है। उस टाइम पे भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि मैं अपनी फैमिली में सबसे सपोर्ट वगैरह जब मांगने गई, बहुत सी चीजें देखने, मतलब बोला कि खाने के लिए, या फिर उस वक्त मेरी मॉम का जो हमारा वेट था, वो अप्रोक्सीमेट 25 kg हो गया था एंड मेरे दोनों छोटे भाई मेरे गोदी में थे। तो वो सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी जो मैं लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं करना चाहती, कभी दोबारा उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती कि ऐसी सिचुएशन कभी मेरी लाइफ में आई थी कि मैं जाके खाने के लिए बोल रही थी और मुझे इवन खाने तक हमारी फैमिली को नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन आई लाइफ में। उस दिन कहीं न कहते हैं ना कि भई हमेशा एक एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपकी लाइफ में, तो आपको बहुत सी सिखा के जाती है। और मैंने भी देखा कि भाई जिन जो रिश्तेदारों के लिए आप बात करते हो ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो दिन मेरे पास में आया कि जब मेरे एक भी रिश्तेदार ने हमें सहारा नहीं दिया, एक भी सिंगल रिश्तेदार। यस, जब आपकी मुसीबत का टाइम आता है तो ना आपके सगे, ना आपके कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी आपके साथ में नहीं खड़ा होता है, और ना मेरे साथ में कोई पर्सन खड़ा हुआ। मेरे नाना जी ने मुझे लखनऊ में लेके आए मुझे यहाँ पे, और हम लोगों को पढ़ाने के लिए। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि मेरी मॉम को तुरंत मेरे फादर की जॉब लेनी थी। यस, मेरे पापा पुलिस में थे और मेरी मॉम को पुलिस की जॉब लेनी थी। जिस टाइम पे कोई इंसान परेशान होता है कि मेरे बच्चों को देखना है, या फिर इन केस ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, थोड़ा सा रोता है। लेकिन उस टाइम पे मेरी मॉम को तुरंत पुलिस की जॉब की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। हाई जंपिंग, जितनी आपका जो गोला फेंकने वाला, जो भी जितनी टाइप की ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, बंदूक चलाना, वो सारी चीजें मम्मी ने उस टाइम पे की। यस, आज कहते हैं ना कि हमारी मदर से ज्यादा स्ट्रेंथ
किसी भी पर्सन में नहीं होती है। जब एक बात आती है अपने बच्चों को पढ़ाने की, बात आती है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की, तो एक माँ से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी के भी अंदर नहीं होती है। और ये जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर में आई हुई है, डेफ़िनेटली मैंने अपने मॉम से इनहेरिट की हुई है। कि ये स्ट्रेंथ आई है। तो मैं उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि 2 साल हम बिना मम्मी-पापा के साथ में रहे थे। मैं अपने छोटे जो भाई हैं उनके पैरेंट टीचर मीटिंग वगैरह अटेंड करती थी। और ये सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ रही थी, तो मैंने भी ज़िद ठान ली कि कहते हैं ना कि भई ज़िद्दी इंसान ही जो है वो इतिहास रचता है। तो मैंने भी एक ज़िद ठान ली थी कि ये दिन जो मेरी लाइफ में आया है, ये दिन मेरी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं आएगा। और मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ कि मैं अपने ड्रीम्स और अपने फैमिली के सारे ड्रीम्स को मैं पूरा करके दिखाऊँगी, एनी हाउ। तो कहते हैं मेरे फादर मेरे को अपना बड़ा बेटा मानते थे और मैंने बड़े बेटे की ज़िम्मेदारी ली अपनी। और उसके साथ-साथ में मैंने पूछना शुरू किया कि किस तरीके से हम अपने मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो सकती हूँ। तो हम सबका एक मास्टर प्लान होता है, यस। हमें हमारे लिए एक मास्टर प्लान हमारी दुनिया जो है हमारे लिए सेट करके रखती है। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि तुम क्लास में अच्छे नंबर लाओगी, अच्छी पढ़ाई करोगी, तो फिर हो सकता है कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले और तुम फैमिली को कहीं न कहीं हेल्प कर सकती हो फाइनेंशियली। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू किया एंड पढ़ाई करने के साथ-साथ में मैंने जो 10th क्लास में मार्क्स स्कोर किए थे, 96% स्कोर किए थे। 12th क्लास में भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। एंड देन उसके बाद में एक टाइम आया कि जब आपको पता होता है कि आप अपने पैशन में क्या चीज़ फ़ॉलो करना चाहते हो। मैं भी अपने पैशन में कहीं न कहीं फ़ॉलो करना चाहती थी। शॉर्ट टाइम में शॉर्ट स्टोरी सुनाऊँगी कि पैशन में फ़ॉलो करना चाहती थी, तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी एंड उसकी 1 सेमेस्टर की फीस 80,000 थी, जो मेरी फैमिली के पास में नहीं थी। यस। फैमिली के पास में नहीं थी, तो दोनों मेरे मेरे छोटे भाई की दोनों की पढ़ाई साथ में थी। मैं आपको बता दूँ, मैंने कोई प्री नर्सरी, केजी जो छोटी जो क्लासेस होती हैं, कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं की हुई हैं, क्योंकि इसीलिए मेरी एज कम है, बिकॉज़ मैंने फर्स्ट क्लास से डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये सारी सिचुएशंस आई, ये सारी चीज़ें आई कि मुझे अपनी पढ़ाई जो कि मैं डिज़ाइनिंग की करना चाहती थी, जो मेरा मन था, जिसमें मैं पैशनेट मुझे मुझे अच्छी तरीके से करना था, वो मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा, सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि मेरे फैमिली के पास में मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। एक माँ से ज़्यादा बुरा किसी को नहीं लगता है जब अपने बच्चे को मना करती है कि वो उसे नहीं पढ़ा सकती है। और वो लाइफ में मेरा टाइम आया कि मुझे अपना पैशन ड्रॉप आउट किया करना पड़ा। और एक स्कॉलरशिप के थ्रू मुझे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ी। मेरी 80,000 में, जिस जो मेरी 1 सेमेस्टर की फीस थी, 80,000 में मुझे 4 साल का बीटेक करना पड़ा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से मैंने किया। और उसमें भी मैंने अपना बेस्ट देते हुए 83% स्कोर किया। लेकिन अब आगे क्या? एक लड़की जो कहीं न कहीं अपने लाइफ में अपनी फैमिली को वो सारी सिक्योरिटी, वो सारी फाइनेंशियल कंडीशन, सारी चीज़ें देना चाहती है। अब आगे क्या? जब 4th ईयर कंप्लीट हो रहा था, उसी टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन्स थे, जो हो सकता है आज यहाँ पे जितना यूथ बैठा हो, उन सबके दिमाग में वो सारे क्वेश्चन्स चल रहे होंगे। जैसा सिचुएशन हमारे लॉकडाउन से पहले भी था, ऐसा मैं आपको बता दूँ, जॉब की शॉर्टेज पहले भी थी। ये सारी सिचुएशंस पहले भी थी। तो मैं सोच रही थी कि भई जब एमटेक और बीटेक करने वाला और एक्सपीरियंस पर्सन उसी काम को करने में 10,000 में रेडी हो जा रहा है, वो पर्सन मुझे जॉब क्यों देगा? अगर एक टॉपर को क्यों नहीं देगा अगर मेरे अंदर स्किल्स नहीं होंगी तो? एसएससी, जेईई की तैयारी में गेट की प्रिपरेशन करने के लिए पता की तो मेड इजी की फीस जो थी 67,000 थी। कि मुझे पता था कि मैं अपनी फैमिली से ले तो लूँ, लेकिन कब तक? कब तक मैं लेती रहूँ? अगर 1-2 नंबर से भी मैं छूट जाती हूँ तो फिर क्या होगा? क्या सिचुएशंस होंगी? और जैसा अभी अब लॉकडाउन टाइम चल रहा है, आप चीज़ें देख सकते हो कि वेंडर्स, मज़दूर जितने भी लोग हैं, जितने भी वेंडर्स, मज़दूर लोग हैं, ये सारे लोग, इनके पास में पैसा कहाँ से आ रहा है? जितने शॉप्स हैं, ज्वेलरीज़ की शॉप है, क्लॉथ्स की शॉप है, इनके पास में पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई पैसा नहीं दे रहा है। और ये सिचुएशन हमारी लाइफ में तब भी आती है जब हमारी फैमिली का अर्निंग मेंबर बीमार पड़ जाता है। ये सिचुएशन तब भी आती है क्योंकि उसको सैलरी नहीं आती है। तो हमारे घर में पैसा कैसे आएगा? आज एक 1-2 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ और जितने लोगों की बहुत सारी इनकम आ रही थी, उन लोगों की कहीं न कहीं ये आने लगा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा तो हमारे घर में पैसा क्या आएगा? यही था 15 साल की आपकी जॉब, जिसमें आपके पास इतनी सेविंग नहीं थी कि आप अपने घर को कम से कम 1 साल बैठा के खिला सकते हो। ये कौन-सी सिक्योरिटी थी? तो मेरी लाइफ में भी ये सारी क्वेश्चन चल रही थी कि मेरे बाद में मेरी फैमिली का क्या होगा? और इवन 10 लाख की ज़रूरत, 5 लाख की ज़रूरत जैसे पहले हुई थी, अगर फिर से पड़ जाती है, तो क्या मेरे मेरे जो सैलरी है वो बढ़ाएँगे कोई? मुझे एक बैकअप की ज़रूरत थी। और कहते हैं ना कि जब
जब भगवान आपके हाथ खाली हो रहा होता है तो भगवान कुछ ना कुछ आपके एक ब्लेसिंग के तौर पे आपकी झोली में जरूर कुछ ना कुछ डालता है। एंड मेरे सामने एक अचानक से मेरे स्कूल फ्रेंड को मेरी याद आई। एंड याद आई तो उनके साथ में जो मेरे अपलाइन है, यस, रजनीश कुमार रोशन सर एंड दिनेश करदम सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो मेरी लाइफ में आए। और वो मेरी लाइफ में आए तो एज एन उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया द वेरी बेस्ट कंपनी, द वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस, उस दिन मेरी लाइफ में वो कंपनी आई। एंड जब मेरी लाइफ में वो कंपनी आई तो मैं आपको सही बता दूं कि वो कहते हैं ना कि सही टाइम पे रियलाइज नहीं होता है कि हम सही कंपनी में जा रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्तों के बहुत देखा था कि अलग अलग कंपनीज में थे, बहुत सारी कंपनीज में थे, उनकी अलग अलग अचीवमेंट्स थी, अलग अलग तरीके थे। तो मुझे ये बात पता तो थी कि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। यस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो देख रहे होते हैं कि अरे ये भाई ये भी कामयाब नहीं हो पाया था, ये भी नहीं कामयाब हो पाया था, इसके इसके भी पैसे हो गए थे, तो वो क्या करते हैं अपने आप को भी बैकफुट ले लेते हैं। लेकिन मेरे साथ में क्या हुआ था, मैं ये देख रही थी कि क्या मेरे पास में इसके अलावा कोई और ऑप्शन है जहां से ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो मतलब कि ये इंडस्ट्री अगर ये सारी चीजें दे रही है तो मैं इसमें बेस्ट इंडस्ट्री कैसे, बेस्ट कंपनी कैसे सेलेक्ट कर लूं। तो कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन और गुस्सा, थोड़े से एग्रेशन के साथ में मैंने अपने अपलाइन से पूछे हुए थे कि आप कह रहे हो आपकी कंपनी नंबर 1 कंपनी है, प्रूफ करके दिखाओ किस तरीके से। कल को कोई दूसरा इंसान आ जाएगा अपनी कंपनी को नंबर 1 बोलने लगेगा तो मैं मान लूंगी कि उसकी कंपनी नंबर 1 है। किस तरीके से आप कह रहे हो, किस बेसिस पे कह रहे हो आप कि आपकी कंपनी नंबर 1 है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो कंपनी इकलौती इंडियन कंपनी है, इकलौती इंडियन कंपनी, तो इंडिया में कौन से नंबर पे होगी। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आंसर्स चले थे हमारे बीच में। हमने पूछा था कि आप इतने सारे लोगों को बोल रहे हो, कितने सारे लोग आपके कंपनी में 1 लाख से ऊपर अर्निंग करते हैं, दिखाओ कहाँ से इनकम करते हैं। तो उन्होंने अपने सारे ट्रांजेक्शन वगैरह दिखाए एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं कहीं ना कहीं आज वो मेरे अपलाइन में है और बहुत अच्छी तरीके से मुझे गाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी जर्नी की शुरुआत आई और वेस्टीज मेरी लाइफ में आई। जब वेस्टीज मेरी लाइफ में आई तो फिर आपको पता है बीइंग अ गर्ल, जब जो जिस लड़की को कहीं ना कहीं यहाँ से कानपुर तक, मतलब लखनऊ से कानपुर तक 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर भी जाने की आजादी नहीं थी, तो वो पर्सन के लाइफ में जब आता है वेस्टीज या फिर नेटवर्किंग आता है तो कैसी कैसी प्रॉब्लम, फर्स्ट फाइट तो उसको अपनी फैमिली से करनी पड़ती है। यस, मेरी फैमिली में भी मुझे मेरे साथ में फाइट हुई और मेरी मॉम ने कहा कि अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, किसी भी मार्केटिंग में जाके सामान नहीं बेचेगी, इस तरीके से मुझे थोड़ा सा बोला गया। और ये भी बोला गया कि ये जो सामान लेके आई हो, ये दुकान जो खोला है तुमने, ये दुकान लेके बाहर निकल लो 2 मिनट में। तो इस तरीके से भी चीजें हुई मेरे साथ में। लेकिन मैंने, जब मेरी मॉम ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तो मैंने उनसे बोला कि मॉम ये मुझे रोक रही हो या फिर रीजन दे रही हो करने का। यस, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास में तुमको कोई लोग भी पता है जिनको तुम जाके बताओ कि तुम्हारे कितने दोस्त होंगे। तो मैंने कहा कि मुझे रोक रही हो या फिर मुझे रीजन दे रही हो करने का। उन्होंने कहा कि तुमको बोलना भी आता है। मैंने कहा रोक रही हो या रीजन दे रही हो। यस, मेरे जितने भी चैलेंजेस थे उनको मैंने अपना वाई बनाया कि मेरा वाई बना। और जब मैंने वाई बनाया रुकी नहीं। अब बहुत सारे लोग होते हैं यार मेरे पास में लोग नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब कैसे बता पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ बिलीफ नहीं होता है। आधे लोग जो कामयाब नहीं हो पाते हैं अपनी लाइफ में, वो 3 चीजों की वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। पहला पहला उनको अपनी कंपनी पे बिलीफ नहीं होता है कि ये कंपनी मुझे आगे बढ़ाएगी। दूसरा बिलीफ, उनको अपने अपलाइन पे बिलीफ नहीं होता है कि वो उनको आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा, उनको खुद पे ही बिलीफ नहीं होता है कि क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहते हो तो आप क्या देखते हो कि पीडब्ल्यूडी नगर निगम में मेरा सिलेक्शन होगा। आप एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहते हो तो आप क्या देखते हो कि मेरा डॉक्टर या सर्जन बनेंगे। तो जब आप नेटवर्किंग में एक बहुत बड़े पायदान पे पहुंचना चाहते हो तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि भाई मुझे नीचे वाला नेटवर्कर बनना है जो फेल हो जाता है। नहीं, हमको भी ऊपर तक पहुंचना है। तो मुझे ये बिलीव था कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, कि सामने वाले में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क था कि उनके बात करने की कला जो मुझे चाहिए थी। यस, मैं पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, मैं लर्निंग की बात कर रही हूँ, मैं स्किल्स की बात कर रही हूँ। तो मैंने जो सबसे पहले फोकस किया, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, एक लोग होते हैं जो स्किल्स के पीछे भागते हैं। मैं पैसों के पीछे नहीं भागी, मैं स्किल्स के पीछे भागी और अपनी आप पैसे मेरे पीछे भागे। तो ये इसके ऊपर मैंने वर्क किया
और जब मैंने वर्क करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई मेरे साथ में। 11 बजे के बाद में, यस, 11 बजे से पहले मॉर्निंग में मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। शाम में मैं 5 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं रह सकती थी। और ये सारी सिचुएशंस थी। इनके साथ साथ में मेरा जो कॉलेज था वो 5 बजे तक होता था। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी 11th क्लास से, तो वो ट्यूशंस भी थे। ट्यूशंस के साथ साथ में मैंने वेस्टी ज्वाइन किया। लोगों के पास में एक्सक्यूजेस होते हैं कि सर मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मैं कॉलेज, इवन कुछ लोग हैं जो कॉलेज भी कर रहे हैं, मेरी कोचिंग भी है, मैं कैसे कर पाऊंगा। सर आपको कैसे नहीं पूछना है, आपको ये पूछना है कि मैं क्यों करूंगा, क्या रीजन है इसको करने का, क्यों कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से आप बाकी चीजों के लिए टाइम निकाल रहे हैं उस तरीके से आप इसके लिए भी टाइम निकाल लेंगे जिस दिन आपको पता होगा कि क्यों करना है। मुझे पता था क्यों करना है, इसलिए मैंने स्टेप लिया। मेरे जो एक माइंडसेट था वो माइंडसेट इतना अच्छा क्लियर हुआ, एंड थैंक्स टू माय अपलाइंस। ये माइंडसेट उनकी वजह से क्लियर हुआ, बिकॉज हम 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहते हैं ना, तो हम भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल की कगार में पहुंचना शुरू कर देते हैं, सक्सेस की कगार में हम भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ में भी वही सेम हुआ। और मैंने पूछना कैसे की जगह मैं क्यों क्यों के ऊपर काम करना शुरू किया, एंड देन कैसे का रास्ता अपने आप खुलता चला गया। जब खुलता चला गया तो मैंने छोटी छोटी होम मीटिंग्स करना शुरू किया गर्ल्स वगैरह के साथ में। उनकी प्रॉब्लम मेरे साथ में, मेरे ऊपर कोई भी गर्ल अप्लाई नहीं थी जो मुझे बता सके कि कैसे बात करनी होती है, कैसे क्या चीजें होती हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि बीइंग अ गर्ल, अगर मैं फर्स्ट पर्सन बन रही हूँ यूथ में कि मैं एक अच्छी इनकम पे पहुंचूं, तो वो सारे चीजों के सोल्यूशंस मुझे निकालने पड़ेंगे। जब मैं ऑनलाइन स्ट्रेंजर पे प्लान दिखाती थी तो ऐसा होता था कि कोई कॉफी पूछ रहा है, कोई ऐसा पूछ रहा है कि मैम आप कौन सा बिजनेस करती हैं, थोड़ा सा अलग सेंस में अगर टोन चली जाती थी। बहुत बार ऐसा मेरे हो सकता है यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं उनके साथ में ऐसा होता होगा कि जब वो स्ट्रेंजर पे प्लान दिखाती होंगी तो उनकी कॉन्वर्सेशन सामने वाला कुछ अलग सेंस में लेके चला जाता होगा, लेकिन मैं उससे भागी नहीं। यस, मुझे नहीं पता था कि मेरी सफलता की क्या कहानी क्या होगी, लेकिन मुझे ये पता था कि उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि पूर्णिमा सिंह ने हार मान ली। यस, तो मैंने कहीं हारी नहीं, मैंने क्या किया, मैंने उसका सोल्यूशन निकाला, क्योंकि मुझे सोल्यूशन देने वाला क्यों कोई नहीं था। आप कहते हैं ना कि जब आप गड्ढे में फंस जाओ और आपको पता है कोई बचाने वाला नहीं है, तो उस गड्ढे से आप खुद ही निकल सकते हो आगे। तो मैंने भी देखा, तो मैंने उनके साथ में अलग तरीके से बात करना शुरू किया। जिस तरीके से मैं हाय हेलो करती थी उनके साथ में मैंने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से बात करना शुरू किया। तो मेरी जो कॉन्वर्सेशन है वो प्रोफेशनल होनी शुरू हुई। देन मैंने उनसे कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ, मैं कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश में हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एम्बिशियस पर्सन हैं, तो मैं जान सकती हूँ कि आप कौन सा काम करते हैं या फिर क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी कॉन्वर्सेशन चलनी शुरू हुई। और जब ऐसी कॉन्वर्सेशन चलनी हुई तो फिर मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छे, क्योंकि मेरी टीम जो है मोस्टली बेस्ड स्ट्रेंजर्स पे बेस्ड है, तो इस तरीके से मैंने वर्क करना शुरू किया धीरे धीरे। पहले लखनऊ में काम किया, कानपुर में काम किया, गुजरात में धीरे धीरे मैंने अपना टीम बनाया, दिल्ली में टीम बनाया, एंड आज कहीं ना कहीं मेरी टीम ऑल ओवर अक्रॉस में है। पहला चेक आया था 139 रुपीज का। और जब 139 रुपीज का चेक आया था तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फूलों की बारिश हुई थी। मुझे अच्छे से माला वाला पहनाया गया था, मेरा आदर सत्कार किया गया था। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 139 रुपीज का चेक आया था तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था, और ये बोला गया था कि इतना रुपया तो तुम मुझसे ले लेती, इतना तो मेरे ऐसे ऐसे एक यहाँ से वहां तक जाने की बस वो है, किराया है, तो इतना आप इतना मुझसे ही ले लेते। तो इस तरीके से मुझसे बोला गया। तो मैंने भी कहा कि भाई तुम्हारे तुम्हारे खुद की कमाई है, पहले मुझे ये बताओ, ये जो तुमने मुझे पैसे बता रहे हो ये तुम्हारी खुद की कमाई है? और जो तुमने जो ये सारा सामान खरीदा क्या इससे पैसा आया था? नहीं, ये जो मेरा सामान आया है इससे पैसा आया है, ठीक है, तो तुमने तो उतना भी नहीं कमाया। तो इस तरीके से मैंने अपना बात करना शुरू किया, एंड देन उसके बाद में 139 रुपीज में मैं कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स पे काम कर रही थी। स्किल्स के ऊपर काम करते करते धीरे धीरे 200, 600, 900 रुपए आने शुरू हुए। पता चल गया कि कैलकुलेशन क्या होती है, किस तरीके से, क्योंकि इंजीनियरिंग दिमाग था तो इंजीनियरिंग दिमाग में पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है। तो टारगेट सेट था मेरा। तो डायरेक्टर पे मैंने अपनी इनकम जो की 16,000 की इनकम की डायरेक्टर बेसिस पे, और बहुत ही अच्छा लगा कि पहली इनकम आई तो बिलीव भी बहुत ज्यादा हो जाता है, अकाउंट में ट्रांजेक्ट हुआ, बहुत मजा आया। एंड देन 24,000 आया, 24 के बाद 29,000 आया, 32,000 आया। और अच्छी बात यह रही कि जो लोग सिल्वर डायरेक्टर्स में इतनी ज्यादा इनकम नहीं कर पा रहे थे, बीइंग सिल्वर डायरेक्टर में मैंने 32,000 से ज्यादा क्लोज किया और बहुत अच्छा लगा।
उसके बाद में अपने आप रास्ते खुलते गए। 32,000 के बाद में मेरा 45,000 आया चेक, एंड 45,000 से आगे बढ़ता गया और मेरा 1 लाख आया। और आज जो सबसे हाईएस्ट इनकम है वो मेरी वेस्टी से 2,37,000 महीना। यस, आज वो जो कच्चे घर में रहने वाली लड़की के अकाउंट में 2,37,000 महीना चेक आया। यस, आज कहीं मेरी फैमिली में मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा इनकम कर पाऊंगी। मैंने रिटायरमेंट पे सोचा था कि रिटायरमेंट पे कहीं ना कहीं लोगों की 1 लाख की इनकम होती है। आज मैं कहीं ना कहीं मंथली अर्न कर पा रही हूँ, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आज इस सिचुएशन में हूँ कि आज मेरी फैमिली में ना मेरे छोटे भाई को अपने ड्रीम को ड्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी। आज कहीं ऐसा नहीं होगा कि कभी हेल्थ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका इलाज नहीं करा पाऊंगी। आज इस बात की बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आई तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मेरी फैमिली में कोई भी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कोई ड्रीम्स नहीं टूटेंगे। यस, इसकी जिम्मेदारी मैंने ली। और जैसा अभी सर ने वीडियो में भी दिखाया, एक बहुत बड़ा सपना था। एक बहुत बड़ा सपना था मेरे, जैसे हम मुझे नहीं पता कि एक होता है ना रियलाइजेशन। बहुत सारे लोग हैं ना, होते हैं, उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि उनके लाइफ में सच्ची में इस चीज की कमी है। यस, यस सर, कमी है। मैं आपको बता दूं, जब आपके फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो अच्छे से तैयार होकर किसी दूसरे की गाड़ी में बैठने के लिए वेट कर रहे होते हैं ना रोड पे, देन उस चीज की कमी खलती है। उस चीज की कमी खलती है जब आप तैयार होके ऑटो में जाके ऑटो का वेट कर रहे होते हो, उस चीज की कमी खलती है। उस चीज की कमी खलती है जब फैमिली में कोई बीमार हो रहा होता है और आप रिक्शा ढूंढ रहे होते हो और रिक्शा नहीं मिल पाता है, तब उस चीज की कमी खलती है। और मुझे खल रही थी उस चीज की कमी। और उस दिन मेरी मॉम ने ऐसे इस तरीके से चीजें मैं देख पा रही थी। उसके बाद में क्या हुआ कि एक टाइम आया और मैंने देखा था कि जैसा सर ने दिखाया कि मॉम ने देखा गाड़ी में चलते हुए, बगल में उनका बेटा बैठा हुआ था, एक लेडीज बैठी हुई थी, और बोला कि इस एक दिन ये लड़का, एक दिन मेरा बेटा भी इसी तरीके से इसी गाड़ी में ले गया है। और ड्रीम बना लिया कि नहीं वो गाड़ी मेरे आएगी। एंड 27 जनवरी 2020 को मेरी मॉम को मैंने 20 लाख की टाटा हैरियर गिफ्ट की। यस, वो टाइम था मेरी लाइफ में जब मेरी मॉम और मेरे दोनों की आंखों में बहुत ही ज्यादा खुशी के आंसू थे। एक प्राउड मोमेंट था कि लाइफ में एकदम एकदम गूज बम्स देखे। आज मुझे बताते वक्त भी दोबारा से गूज बम्स हो रहे हैं कि वो पॉइंट मेरी लाइफ में था। आप सोच के देखो, ये मेरा जो घर है, मैं एक ऐसे घर में रहती थी जब नाना मुझे लेके आए थे लखनऊ में। ऐसे घर में रहती, जितना बड़ा आपका वॉशरूम है ना, उतना बड़ा मेरा घर था, उतना बड़ा मेरा रूम था। उस रूम में मैं तखत के नीचे मसाले के डिब्बे रखती थी, साइड में सिलेंडर रख के मैं उसमें खाना पका के मैं अपने भाइयों को खिलाती थी। इतने छोटे से घर में, इतने छोटे से रूम में, क्योंकि एक्स्ट्रा घर तो मेरे लिए बनाया नहीं गया था। नहीं, एक्स्ट्रा रूम भी नहीं बनाया गया था, तो एक छोटा सा रूम था जो छत पे था उनके, उसमें मैं करती थी। और ये घर जो मेरा बना है, ये घर बना है 4 साल पहले। उससे पहले मैंने टीवी भी 10th क्लास 11th क्लास में जाके मेरे घर में टीवी आई थी। उस लड़की के घर में, जिसका घर भी 9 लाख के लोन पे बना, उस लड़की के घर के सामने 20 लाख की गाड़ी खड़ी है। 20 लाख की गाड़ी। आज वो बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है कि ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के में ला पाई। आज इतना ज्यादा, आज वही रिलेटिव सारे कॉल कर रहे हैं कि कहीं दोबारा से रिलेशन मेंटेन हो जाए। लेकिन एक एक ऐसी चीजें आ गई। आज हमेशा होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में हम तो नानी के घर में ही रहते थे। आप लोगों के साथ में होता होगा कि आप नानी के घर में जाते होगे। लेकिन वेस्टीज के थ्रू छुट्टियों में मैं जा पाई बैंकॉक, मैं जा पाई पटाया, मैं जा पाई कोरल आइलैंड, मैं जा पाई। बहुत ही ज्यादा मजा आया वहां पे। थाईलैंड में गई, वहां पे पैरासेलिंग की, बनाना बोट राइडिंग वगैरह की। ये सारी चीजें वहां पे कर पाई जो मैंने सपनों में भी नहीं सोची थी, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था। पैरासेलिंग में मैम जान हथेली में आ गई थी अंदर। यस, यस, इतना ज्यादा ऊपर से देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना ज्यादा, कितना खूबसूरत ये पूरी दुनिया है कि कभी इसको कभी देख भी नहीं पाती। और आज इतनी ज्यादा, इतनी ये सारी चीजें मतलब देख पा रही हूँ, ये सारी चीजें एंजॉय कर पा रही हूँ इस छोटी सी एज में कर पा रही हूँ कि जस्ट सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में ये सारी। और अभी मैं आपको बता दूं, मे भी हो सकता है जैसा हमारे सीनियर्स वगैरह प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इंडोनेशिया ट्रिप भी करें। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी जो है वो थोड़ी सी बेटर में पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें हो पा रही है क्यों? क्योंकि एक स्टेप लिया था अपनी सक्सेस के तौर पे। मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई इसको छू के छोड़ देना है। बहुत सारे लोग होते हैं छू के छोड़ देते हैं,
जैसे तबला खरीद के रख दिया तो तबला बजाना नहीं आ जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, तो मैंने उसको फिर अपने मन से किया। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, एक स्केड्यूल होता है, एक शेड्यूल होता है। वो क्या होता है कि लोग अपना ब्रेन पहले यूज कर लेते हैं, ब्रेन पहले यूज कर लेते हैं, देन हार्ट यूज करते हैं, जो उनको फेलियर की तरफ ले जाता है। कैसे 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 जैसे हम सोचते हैं कि ब्रेन, अरे यार ये कैसे, पैसा आता तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आता होगा, ऐसी चीजें सोच लेते हैं। और फिर उसके बाद में उस पे अपना दिल लगा लेते हैं कि भाई नहीं होगा, नहीं, उसको बहुत दिल से करते हैं कि कितनी दिल से मैं नेगेटिविटी बोल सकता हूँ, कितने दिल से मैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें खोज लूं कि मुझे लग जाए कि मैं 3-4 लोगों को नेगेटिव कर सकता हूँ। उस पे अपना दिल लगा, मतलब ब्रेन पहले यूज करते हैं, देन हार्ट यूज करते हैं, जो उनको फेलियर की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दो, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हम एक प्लांट लगाते हैं, जब हम एक पौधा लगाते हैं तो पहले दिल लगाते हैं कि आप अच्छी से उसमें किस तरीके से मिट्टी खोदनी है, किस तरीके से क्यारी बनानी है। अब आपको नहीं पता था, आपको पता था कि वो प्लांट को लगाना है, देन उसने अपने ब्रेन यूज करना शुरू किया। ब्रेन यूज करने के साथ साथ में आपको क्या हुआ, आपने आपको अपने अपने आप कि कैसे करना है वो सारी चीजें अच्छे से उसको बना के उसमें प्लांट डाला गया, उसको किनारे किनारे क्यारी भी बना ले ताकि किसी का पैर न लगे। तो आपका ब्रेन, आपका हार्ट की सुनना शुरू कर दिया, जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ये मेरे साथ में हुआ कि मैंने पहले अपने काम में अपने आप काम को मन से किया। जब मन लगाया तो दिमाग अपने आप काम करने लगा कि इसमें कितनी अच्छी तरीके से मैं कर सकती हूँ। और जब मेरे दिमाग में ये आया कि कितनी अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, तब वो मुझे सक्सेस की तरफ लेके गया। लेकिन लोग पहले दिमाग लगा देते हैं, जो पहले दिमाग लगा देते हैं वो होशियारपुर में उतर जाते हैं, ड्रीमपुर तक नहीं पहुंच पाते। उनकी जर्नी, जो वेस्टीज की जर्नी है, जो वेस्टीज की ट्रेन है, वो उन्हें होशियारपुर पे उतार देती है, ड्रीमपुर तक नहीं लेके जा पाती। तो मेरा मानना है कि पहले हार्ट पे वर्क करना है, बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें जो हो सकता है कि मैं आपको बता पाऊं, अगर मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाजत है तो। बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। ये सर मैं यस सर, ये पिक आपको दिख रही है? हाँ दिख रही है मैडम, बट जी ना क्लियर नहीं है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। आप फोन को ना जी जी जी, कोई घुमा। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जूम करती हूँ। हाँ जी। जैसा जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जब इंसान सोचता है ना कि क्यों उसको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड वाइड का डाटा है ये, 138 बिलियन टोटल आपका, जिसमें से 38 बिलियन आपका मूवीज में जाता है, जो इंडस्ट्री आपको टर्नओवर देती है 38 बिलियन की। ऑर्गेनिक फूड की जो इंडस्ट्री है, जो फूड की हमारी जो खाने पीने की इंडस्ट्री है, वो आपको 48 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स की आपकी इंडस्ट्री 13 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। 15 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आपकी म्यूजिक की है। 23 बिलियन डॉलर की आपकी जो इंडस्ट्री है वो वीडियो गेमिंग की है। तो ये सारी इंडस्ट्री मिला के, टोटल मिला के आपका 138 बिलियन डॉलर का पूरा वर्ल्ड वाइड में टर्नओवर होता है, जिसमें से कोई भी इंसान को कुछ भी कमीशन नहीं मिलता है। यस, ये पूरी इंडस्ट्री मिला के 138 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। लेकिन अगर आप ये देखें, ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, वो 138 बिलियन डॉलर की थी। ये कितने की है? 183 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री इकलौते। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपकी पूरी इंडस्ट्रीज मिलाने से बाद में भी इतना ज्यादा टर्नओवर दे रही है। और इतना ज्यादा टर्नओवर के साथ साथ में मैं आपको बताऊं, नीचे आप देख पा रहे होंगे 73 बिलियन डॉलर का कमीशन देती है। यस, जितना 183 बिलियन टोटल अर्न करती है, टोटल टर्नओवर है, जिसमें से 73 बिलियन डॉलर वो लोगों में बांट देती है। आज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, तो आप सोच के देखो, क्यों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इतने ज्यादा मिलियनर नहीं बन पा रहे हैं, क्यों कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री से इतने ज्यादा मिलियनर नहीं बन पा रहे हैं, क्यों बाकी इंडस्ट्रीज में इतने ज्यादा मिलियनर नहीं बना पा रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के मेरे साथ में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ में आते हैं कि भाई आपने ये कहा है कि मतलब मैं डव वाला जो पर्सन यूज करता है, मैम कैसे वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करेगा, लाइफ बॉय वाला जो यूज करता है वो डव कैसे यूज करेगा। आपको बताऊं, अगर 150 करोड़ की जनसंख्या है
150 करोड़ की जनसंख्या है और लाइफबॉय यूज करती है। देखो लाइफबॉय की मार्केट भी कम नहीं है, ना डव की मार्केट कम है। लाइफबॉय जो यूज करता है, अगर उसमें से 30 करोड़ लोग भी लाइफबॉय यूज करते हैं और 10 रुपए का लाइफबॉय बिकता है, तो मतलब 300 करोड़ का टर्नओवर मिलता है उसे। लेकिन 300 करोड़ में से वो कितना बांटती होगी? हार्डली किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, उससे ज्यादा तो वो बांटती नहीं होगी, मतलब 10% बस बांटती होगी। लेकिन वेस्टीज कंपनी 60% टर्नओवर का बांटती है। तो आप सोच के देखो कि हम कैसी इंडस्ट्री में हैं, हमें क्यों वेस्टीज को यूज करना चाहिए, क्यों वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो सर मार्केट किसी की भी नहीं कम है, आपको लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए इस बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ है और बहुत अच्छी उसी चीज के तो हमें पैसे मिल रहे हैं। 183 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये टोटल ओवरऑल। और अगर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूँ, आप छोटा सा एक बहुत छोटा सा मेरे पास में एक जो मैंने बनाया हुआ था, हो सकता है आप लोगों को पसंद है। हम सब में एक ड्रीम लाइफ होती है, हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होती हैं और हम सबकी लाइफ में एक ड्रीम विजन्स होते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, इसीलिए इस बिजनेस में आए हैं। क्यों नहीं कि अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर, जरूरतें थोड़ी ना पूरी करनी है, हमें ड्रीम्स पूरे करने हैं और लाइफ पूरी जरूरतें पूरी करने में ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ड्रीम की बात करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी ड्रीम लाइफ है, ड्रीम लाइफ है। ड्रीम लाइफ कॉस्ट कितना करती है वो मैं आपको बताऊं। ड्रीम लाइफ, अगर एक घर लेना जाएंगे, आप दिल्ली में एक घर लेने जाओ, तो आपकी जो पैसा पड़ेगा वो 1 करोड़ से कम नहीं पड़ेगा, मुझे जहां तक लगता है 1 करोड़ से कम नहीं पड़ेगा आपका। अगर आप एक अच्छे घर में रहना चाहते हो, तो एक अच्छी सिटी में रहना चाहते हो, तो 1 करोड़ का आपका घर होगा। अगर आप अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस देखोगे, जो आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, जो अपनी फैमिली की पढ़ाई है, अगर आप इवन आपके घर में अगर 2-3 छोटे भाई हैं, तो एक एक पर्सन की पढ़ाई अगर अच्छे लेवल पे कराना चाहते हो तो 15 से 20 लाख रुपए लगते ही लगते हैं। क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई की पढ़ाई करवाई है और 15 लाख रुपए लगा था लोन का। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपके पास में कम से कम 50 लाख रुपए होने चाहिए कि घर में कोई भी इमरजेंसी आए तो आपके पास में पैसे हों। ट्रैवल की बात करूं, अगर पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हो तो कम से कम 50 लाख रुपए आपके पास में होने चाहिए। कार की बात करूं कि लग्जरी कार होनी चाहिए, तो डेफिनेटली 50 लाख रुपीस आपके पास में होना चाहिए। टोटल मिला के कितना हुआ? 2.5 करोड़। यस, 2.5 करोड़ आपके पास में होना चाहिए, सो दैट कि आप एक ड्रीम लाइफ अपनी जी सकते हो। ठीक है, इट्स अ मिनिमम एवरेज लग्जरी लाइफ। यस, ये मैं आपको बहुत मिनिमम बता रही हूँ। अगर किसी पर्सन को एक मिनिमम लग्जरी लाइफ, एक एवरेज लग्जरी लाइफ देखनी है, तो आपके पास में 2.5 करोड़ आपके पास में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, लेट्स सी, जॉब में क्या होता है, एवरेज इनकम, मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि हो सकता है आपकी इनकम 50,000 हो, 60,000 हो, हालांकि इतनी ज्यादा यूजुअल ज्यादा लोगों की नहीं होती है, फिर भी मैं एक बात कर लेती हूँ कि हो सकता है कि 30,000 रुपए आप हर महीने बचा ले रहे हो। यस, 30,000 रुपए हर महीने, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैं सबको मैक्सिमम फिगर बता रही हूँ, 30,000 रुपए बचा लेते हो। अब 30,000 रुपए बचा लेते हो, 12 महीने तक आप लगातार बचाते हो, तो कितना हुआ? 3.6 लाख पर एनम, इतना आप बचा पाते हो साल भर में। और इसको अगर आप अपनी 30 साल की जिंदगी से काउंट करोगे कि 30 साल की जो बची हुई जिंदगी है, अगर मैं पूरे साल 30,000 रुपए बचाता रहूं तो मेरा कितना पैसा बचेगा? 1.8 करोड़। पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं इतना पैसा बचा पाऊंगा, और ये मैक्सिमम है, मैं आपको बता रही हूँ। हमारी लाइफ में जिस तरीके से लाइफ हमारी ऊंच नीच में चलती है, इतना भी हम नहीं बचा पाते। तो 1.8 करोड़ जो कि मैं मैक्सिमम लेकर चल रही हूँ। ड्रीम लाइफ के लिए आपको कितना चाहिए था मिनिमम बेसिस पे? 2.5 करोड़। और आपकी मैक्सिमम जो यहाँ पे से सैलरी जा रही है जॉब से, वो ज्यादा 1.08 करोड़ है। तो कैसे आप पैसे सेव कर सकते हो एक ड्रीम लाइफ को जीने के लिए? अब थोड़ा सा मैं वेस्टीज के बारे में भी बता दूं। यस, वेस्टीज में क्या होता है, अगर आप क्राउन बन जाते हैं तो इट विल टेक 3 years मैक्सिमम एंड मिनिमम इनकम ऑन क्राउन लेवल विल बी 1 लाख मिनिमम। यस, आपकी जो क्राउन पे जो आपकी मिनिमम इनकम होती है, वो क्राउन डायरेक्टर पे 1 लाख होती है। अब 1 लाख अगर आप 12 महीने तक आप सेव कर रहे हो तो कितना हुआ? 12 लाख रुपए। और 12 लाख रुपए अगर 30 साल तक आप सेव कर रहे हो, तो दैट मीन्स की 3.60 करोड़ मिनिमम। क्योंकि क्राउन पे मैं आपको बताऊं, मेरे सीनियर्स में भी और बाकी जगह पे मैंने देखा हुआ है, क्राउन पे इंसान 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए भी उठाता है, 4-4 लाख रुपए भी उठाता है। तो ये तो मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, 1 लाख रुपीज मिनिमम।
अगर मिनिमम भी आप करते हैं तो भी आप अपनी 30 साल की जिंदगी में 3.60 करोड़ रुपए कमाएंगे। ये डिफरेंस है कि जॉब में और वेस्टीज में, ये डिफरेंस है। अगर आप ये चीजें देख पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये आप लाइफ में कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपका कितना पैसा बच पाता है, और अगर आप वेस्टीज करते हैं तो आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, आप अपनी एक ड्रीम लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। तो ये चीजें जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि नेटवर्किंग को हमें और वेस्टीज को हमें कितना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, ताकि हम अपनी फैमिली के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकें। और बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने जब ये चीजें देखी और मैंने इसको बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ग्रेट फील होता है। एक कुछ ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो मैं बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बताना चाहूंगी, क्योंकि इसके बाद में हो सकता है मेरी मीटिंग भी हो। पूर्णिमा, तो मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है। सर अब क्लियर है? अब क्लियर है आवाज? ओके, बिल्कुल। ओके। आज यहाँ पे बहुत सारे यूथ भी होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, आज यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स एंड लेडीज भी होंगी जो मुझे सुन रही होंगी। तो उनके लिए मैं कुछ की पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में मेरे जो लास्ट मंथ में जो कहीं ना कहीं टर्नओवर गया था वो अप्रोक्स में 5 से 6 लाख रुपए 6 लाख पीवी गया था, 5 से 6 लाख पीवी गया था। और इतना ज्यादा जो टर्नओवर मेरा गया है, उसके साथ साथ में मेरे एक एक नोट से कम 15 20 अचीवर्स निकले हैं या 15 अचीवर्स निकले। तो ये कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सो दैट कि आपका भी इस बिजनेस में, इस मंथ में आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि अगर मैं आई हूँ तो जरूर है कि आपका कुछ ना कुछ बिजनेस बढ़ाना चाहती हूँ। डेफिनेटली एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम कीजिए, अपने माइंड पे। यस, सबसे पहले अपने माइंड पे काम करना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो ऐसा बोल रहे होंगे कि सर प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हो रही है, सर ये दिक्कत आ रही है, सर लॉकडाउन में काम कैसे होगा, सर क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मे भी हो सकता है मेरी डाउनलाइन कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मैं आप लोगों को बताऊं, पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करना शुरू करो आप। यस, आपके जितने भी क्वेश्चंस, आप अपने सारे अप्लाइंस को देखिए, आप अपने सारे अप्लाइंस का एटीट्यूड देखिए। वो आपके लिए ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहे हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उन्होंने कि अपनी टीम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्या आप बीइंग अपलाइन, आप भी तो किसी के अपलाइन होंगे, क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी टीम की कि सर अगर ये ट्रेनिंग्स मुझे मिल रही है तो मैं अपनी टीम का एक एक मेंबर को उसमें बैठाऊंगा और एक एक मेंबर को कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार करूंगा, एक प्रेजेंटर बनाऊंगा। क्या आपने इसकी जिम्मेदारी लेनी है आपको जिम्मेदारी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। मैं आपको बताऊं, अभी रमजान का टाइम चल रहा है, इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों के कपड़े वगैरह बिकने की मार्केट होती है, सबसे हाई सेल मार्केट चल रही है। लोग कूलर एसी खरीदना चाहते हैं, इस टाइम पे सबसे ज्यादा सेल उनकी होती है, स्टॉक भरा हुआ है उनके पास में, लेकिन उनके पास बेचने के लिए ग्राहक नहीं है। आप सोच लो, जो उनका सीजन का पीक टाइम चल रहा है, उस टाइम पे उनके पास अपना रोजा खोलने के लिए खाना तक नहीं है। आप लोग ब्लेस्ड हो कि आपके पास में फैमिली है, सारे ऑर्गन वर्किंग है, और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे आप अपने फैमिली का पेट भर सकते हो। ये तो लॉकडाउन में अपने माइंड को लॉक मत कीजिए, लॉकडाउन में अपने बिजनेस को और बूम अप करने के लिए और एक ऐसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेके आप अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके पॉजिटिव माइंडसेट से पता चलेगा कि आप अपने बिजनेस में कितना ज्यादा ग्रो करेंगे। यस, आप जब पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे, रास्ता अपने आप खुलता जाता है रास्ता। किस तरीके से, मैं आपको बताऊं। अगर आप लॉकडाउन ड्यूरेशन में आपको लग रहा है कि आपका जो जोन है वो रेड जोन में है, जिस तरीके से मैं लखनऊ में हूँ, मेरा जो एरिया आता है वो रेड जोन एरिया में आता है, लेकिन काम कैसे कर रही हूँ मैं, काम कर रही हूँ ग्रीन जोन एरियाज में, मैं काम कर रही हूँ ऑरेंज जोन एरियाज में। क्या मैं वहां पे प्रोस्पेक्ट नहीं बना सकती? डेफिनेटली बना सकती हूँ। मैं वहां पे प्रोस्पेक्ट भी बना सकती हूँ, वहां पे प्रोडक्ट्स डिलीवर करा सकती हूँ। अगर कुरियर नहीं हो रहा है, मैं सेल्फ पिकअप करा रही हूँ, सेल्फ पिकअप करा के मैं वहां पे डिलीवरीज उठा रही हूँ, वहां पे बिलिंग्स करा रही हूँ। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हर एक चीज पॉसिबल है। बस आपको पहले अपने माइंड को जो लॉक हो गया है, उस माइंड को ओपन करने की जरूरत है। जैसा सर बोलते हैं कि अपने आप को अगर प्रूफ करके दिखाना है तो पहले अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। बहुत जरूरी है
कि आप में भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस देते होंगे, बहुत अच्छा प्लान दिखाते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को लॉक करके रखा। तो माइंडसेट पे काम कीजिए सर। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक लोग बोलते हैं नहीं हो पा रहा है और एक लोग बोलते हैं कैसे नहीं हो पा रहा है। मैं उस सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ। कैसे नहीं हो पा रहा है, हो कैसे नहीं पाएगा? जब कोई इंसान करके दिखा पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकती उसी काम को? वेस्टीज का टर्नओवर हो रहा है तो किसी ना किसी तो पर्सन से तो हो रहा होगा। वो कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ रही है कंपनी, तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। तो इसलिए मैंने अपना कहीं ना कहीं एक शेड्यूल बनाया कि जो हमारे अप्लायंस के थ्रू जो ट्रेनिंग्स मिल रही है, आज आपके अप्लायंस के थ्रू जो आपके ट्रेनिंग्स मिल रही है, मैंने अपने साथ में मैंने कहा कि क्या इस लाइफ में जब मैं आई थी, जब मैं वेस्टीज लाइफ में आई थी, जब वेस्टीज जर्नी में आई थी, क्या मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके आई थी? नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट आईबीओ का बिजनेस में हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो आपकी इनकम, आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, आपकी जो पीवीज हैं, वो सबकी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, इस कला को सीखने में मुझे भले ही 1 साल का टाइम लगा, लेकिन जब मैंने इसको सीख लिया तो एक दिन में 5-5 ज्वाइनिंग्स होती हैं। वो 5-5 ज्वाइनिंग्स कैसे होती है? क्योंकि मैंने उस पर वर्क किया है। आपको भी अपने सारे जितनी भी बेसिक्स हैं, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप और आपके जो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस पर आपको खुद वर्क करना है। मैं बीइंग अ डायमंड डायरेक्टर, मैं अपने खुद की प्लानिंग पे वर्क करती हूँ। मेरी अभी भी 50 की लिस्ट बनी हुई है। 50 की लिस्ट पे मैंने खुद से काम कर रही हूँ और उसके साथ साथ में पीवी भी जनरेट हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ कि मैं खुद से प्लान दिखा रही हूँ, खुद से कहीं ना कहीं वर्क कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अपनी टीम मैनेजमेंट भी देख रही हूँ। तो एक मल्टीटास्कर होना चाहिए सर। मल्टीटास्कर होंगे तो आप बहुत अच्छे से टीम भी मैनेज करेंगे, कभी भी मेंटेनेंस की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी खुद से ली है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये बंदा मुझे पीवी लाके देगा। किसी के ऊपर भी आप डिपेंडेंट नहीं है। तो ये चीज बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इस माइंडसेट के साथ में काम कर रहे हैं। और सर मैं आपको बताऊं, अभी यूथ आइकन्स की मीटिंग हुई थी जिसमें मेरी बात दीपक सूद सर से हुई थी। तो आपके जितने भी पास के जितने भी स्टोर्स हैं, वहां पे आपका स्टॉक आ चुका है। आप सेल्फ पिकअप एरिया में ले सकते हैं। और अगर आपका सेल्फ पिकअप एरिया बहुत दूर का है, तो आप जो पास का स्टोर जहाँ पे आपका है, वहां के स्टोर एड्रेस डाल के, एड्रेस चेंज करके आप वहां से डिलीवरी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, उनको मैं ये बात बता दूं कि आप अपने पास से स्टोर से जो ओपन हो रहा है वहां से डिलीवरीज ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उस पर वर्क कर सकते हैं। आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं? आप सीएनटीज की प्लानिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के। यस, जैसा मैं करती हूँ, एक दिन छोड़ के मैं सीएनटी प्लान करती हूँ और अपने साथ साथ में अपने टीम से भी प्लान करवाती हूँ कि सीएनटीज हो, सो दैट कि आपका मैक्सिमम आउटपुट हो। हमारे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि हमें जूम ऐप यूज करना और हमारे जितने भी एप्लीकेशन है उनको ही यूज करना बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता है। दैट्स वाई हम ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर आपको पता है कि हमारे रीजंस हैं, तो आप इसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी भी आपके डाउनलाइंस हैं उन पे ये चीजें फैला सकते हैं। और सबसे एट द लास्ट में बस यही कहूंगी, आप अगर बेस्ट डाउनलाइन चाहते हैं, हो सकता है मंथ की स्टार्टिंग है, आज मंथ की स्टार्टिंग हुई है, अगर आप अपने डाउनलाइन से चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन रीपरचेज करे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आज यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, कैसा रहेगा कि अगर आने वाले 2 दिन में आप सब लोग अपना ग्रुप पे पोस्ट करें और पोस्ट करके ये बोले कि माय रीपर्चेज इज डन, माय रीपर्चेज इज डन। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा माइंडसेट भी होगा, उसके साथ साथ में आपका रीपर्चेज की वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास में कम से कम 25 दिन रहेंगे, 20 से 25 दिन रहेंगे कि आप न्यू लॉगिन पे वर्क कर सकते हैं। एक दिमाग से एक जो चीजें होती है वो हट जाएंगी। तो अगर हम सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेना शुरू कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जो चीजें हम अपनी डाउनलाइन में देखना चाहते हैं, ये प्लान दिखाए, ये अच्छी तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए, ये सीएनटी में लोग बैठाए, ये अपना रीपर्चेज डन कर ले, इसको ट्रेनिंग करनी आनी चाहिए, वो सारी चीजें पहले कौन करेगा? मैं। जो चीजें हम अपने अपलाइन में देखना चाहते हैं कि मेरी अपलाइन जो है मुझे यहाँ पे सपोर्ट करे, इस तरीके से सपोर्ट करे, हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे, जो भी चीज हम अपने अपलाइंस में देखना चाहते हैं वो पहले कौन करेगा? मैं। और जब आप इस चीज की जिम्मेदारी ले लोगे कि मैं बेस्ट अपलाइन और बेस्ट डाउनलाइन बनने के लिए रेडी हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जो आपको सफल बनने से रोक सकता है। इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि मैं अपने टीम की बेस्ट अपलाइन बनूंगी, मैं अपने टीम की बेस्ट डाउनलाइन बनूंगी, मैं अपने अपलाइन की बेस्ट डाउनलाइन बनूंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने अपलाइन को भी मोटिवेट करती हूँ अपने काम से। अगर मेरी अपलाइन मुझे कॉल कर रही है और ये बोल रही है कि पूर्णिमा जी आपका रीपर्चेज हुआ है कि नहीं, वहीं पे मेरा इंसल्ट हो जाएगा। रीपर्चेज मतलब मेरी अपलाइन मुझे सिर्फ रीपर्चेज के लिए कॉल कर रही है, मेरी अपलाइन मुझसे पूछती है कि कितने लोगों का कितना अचीवमेंट होने वाला है, कितने लोगों का यहाँ पे आपकी टीम में कितने ज्यादा लोग आगे इस बार निकल रहे हैं, पूर्णिमा जी इस बार कुछ कौन सा तूफान लाने वाली है, इस बार कितने अचीवर्स निकालने वाली है। तब मजा आता है गेम में, तब मजा आएगा जब मेरे अपलाइन का क्वेश्चन पूछने का लेवल ही कुछ और होगा, तब मजा आती है। तब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाया, हाँ मैंने कुछ बन के दिखाया। मेरा वहीं पे इंसल्ट हो जाती है जब वो रिपर्चेज आया है, रिपर्चेज किया कि नहीं किया, क्या बात है। ये चीजें तो इसलिए मैंने अपने कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने पे काम किया है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बेस्ट अपलाइन एंड बेस्ट डाउनलाइन बन जाते हो और अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन बाहर है दिमाग में नहीं, और अपने दिमाग को अगर स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और दिमाग के साथ साथ अपने दिल अपने काम में लगा देते हैं, कोई पर्सन रोक नहीं सकता। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप हिम्मत बनिए उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं इस लॉकडाउन में काम नहीं कर पाऊंगा। आप हिम्मत बनिए उन लड़कियों जो यहाँ पे गर्ल्स लेडीज है उनके लिए हिम्मत बनिए कि मेरे साथ में जो दिक्कत आ रही है वो मेरे आने वाले टीम में भी आ सकती है। अगर उस दिक्कत से मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मैं अपनी टीम को कैसे निकालूंगी। तो आपको वो चीज को बाहर निकलना है सो दैट कि आप इंस्पिरेशन बन सके उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि मैम ने करके दिखाया है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये आपके अंदर में होना चाहिए और डेफिनेटली इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जितनी ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड मैं भी अपने इम्प्रूवमेंट में काम कर रही हूँ और डेफिनेटली मे भी हो सकता है कि मैं आज आपसे कुछ चीजें बता सकी हूँ और आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। एंड जिस तरीके से आज आप मेरी स्टोरी सुने हैं, डेफिनेटली एक दिन आप भी अपनी स्टोरी बता रहे होंगे और अपनी स्टोरी जो बता रहे होंगे ना उसका कंटेंट आप डिजाइन कर लीजिए, डेफिनेटली वो हिट होने वाली है। थैंक यू सो मच सर एंड मुझे इतना अच्छा इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं आप सब लोगों के सामने अपनी बातें रख पाई। होप सो कि मैं कुछ चीजें सिखा पाई हूँ। पूर्णिमा मैम, हमने आपका जोश देखा था बैंकॉक में, कोरल आइलैंड में आपका बैंकॉक में जोश जो मैंने देखा था, क्योंकि आप मेरे साइड में खड़े थे, संतोष जी और हम लोग खड़े थे, और जो आपके अंदर एक्साइटमेंट था ना, जो खुशी आपकी मुझे आपके चेहरे पे जो दिख रही थी ना, वो मुझे बहुत ब्लेस करी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार वेस्टीज के बिजनेस में ऐसे भी सपने पूरे होते हैं। तो मैम आपने वाकई में दिल जीत लिया आज हमारा, और बहुत ही ऑडियंस बहुत धमाकेदार, मतलब ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि आज तो हिला दिया है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली है। तो मैम वाकई में आपने बहुत अच्छे तरीके से सेशन को कंप्लीट किया, तो उसके लिए मैं मेरी पूरी इंटायर टीम की तरफ से आपका थैंक्सफुल हूँ, और जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और मैं चाहूंगा गौरव जी से कि गौरव जी आपको कुछ अगर सवाल पूछने हो तो मैम से पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो जब आपको फॉरेन ट्रिप पे मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि ये छोटी सी लड़की शायद मम्मी पापा के किसी के साथ आई होगी टूर पर, और मुझे लगा नहीं था कि आप अपने अचीवमेंट्स के साथ आई हैं। और हम लोग उस दिन उस ट्रिप पे थे। बाद में जब अकरम जी से बातचीत हुई और उन्होंने फोटो भेजा, तब मुझे पता चला कि अरे हाँ हाँ, हमने तो आपको ट्रिप पे देखा था। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब यूथ, आमतौर पे आज की डेट में बच्चे अपने माता पिता से इच्छा रखते हैं कि वो उन्हें कुछ गिफ्ट दें, मोबाइल दें या व्हाटएवर जो भी कुछ, लेकिन आज जो तुम कर रहे हो सैल्यूट है उनको। और मैं चाहता हूं कि हर यूथ को तुमसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और यूथ के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब वो यूथ एक फीमेल हो, क्योंकि गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा इश्यू होता है चीजों को मैनेज करना। जिस तरह से तुम चीजों को मैनेज कर रही हो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं तो बस यही अभी तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हैट्स ऑफ। मेरे पास आज सवाल कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोहित जी को भी मौका दीजिए। मोहित जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच पूर्णिमा मैम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी एंड इट वाज वन ऑफ द सुपर प्रेजेंटेशंस वी हैव गॉन थ्रू। मेरे पास भी कुछ लोगों के सवाल आए हुए थे तो आई जस्ट वांटेड कि आपके संग शेयर करूं। आपकी जर्नी देखी, आपका स्ट्रगल देखा। आपने एक चीज कही थी कि आप स्ट्रेंजर्स की टीम आपके पास सबसे ज्यादा है। कई लोग जो होते हैं वो स्ट्रेंजर से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो आप कैसे चीजों को, प्रोसेस को फॉलो करती थी, आगे कैसे लेके जाती थी?
सर जैसे मेरे साथ में क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरे जो 4 से 5 लेग हैं वो पूरे 5 के 5 लेग जो है वो स्ट्रेंजर पे बेस्ड है। एंड अभी मेरे टीम में कहीं ना कहीं मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे याद कर रहे हैं अचानक से, जिनको मेरी याद आ रही है, वो सारे अब ज्वाइन होना शुरू हुए हैं। वो स्ट्रेंजर पे मैंने वर्क इसलिए इस तरीके से किया था कि मैं ये देख रही थी कि मेरे जितने भी पहले मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह जितनी भी हैं, क्योंकि पूरी पूरी मार्केट ही ओपन होती है, मैंने देखा कि जितने मैं एक जगह पे बैठ के जितने लोगों को मैं प्लान नहीं दिखा सकती, हो सकता है मैं डीएलसी पे मैं जाऊं तो मेरा कम से कम 3 घंटे में एक प्लान हो पाए, कि आने जाने में भी टाइम लगता है, बाकी सब चीजें भी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों बाहर की मार्केट नहीं छू रही हूँ। तो बाहर की जब मैंने मार्केट छूना शुरू किया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को किसको पता चलने वाला है कि मैंने किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, किसको नहीं भेजा। तो मैंने एक साथ में 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती थी, और जब भेज देती थी तो उसमें वो भी हो सकता था कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स आते थे। एंड डेफिनेटली मैं जब स्टार्टिंग में, जब जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी कि लोग अलग वे में कॉन्वर्सेशन को लेके चले जाते थे, लेकिन फिर मैंने सोल्यूशन निकालना, क्योंकि करना तो था ही, तो करना था, तो इसलिए मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैंने उनसे बात करना शुरू किया इस तरीके से कि मैं सर घुमाना बंद, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इंसान नेटवर्किंग को जानता है। तो मैंने इसलिए उनको अलग तरीके से बताना बंद किया, मैंने उनको डायरेक्टली फ्रंट टू फ्रंट बोलना शुरू किया कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड मैं कहीं ना कहीं कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश में हूँ जो मुझे ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म में मेरी हेल्प कर सके। एंड मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि मेरी कोर्स खत्म हो गई है, तो क्या वैसे आप क्या करते हैं अपने अपने लाइफ में या फिर अपने काम में क्या करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बात करना शुरू किया। और हो सकता है कि मैं इसकी जगह पे कुछ और तरीके भी इस्तेमाल करती थी। मैं जैसे मान कर लीजिए मैं किसी से पूछे गुड मॉर्निंग सर आप क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए। ऐसा होता है, लड़कों की लाइन्स होती है कि आप मुझे सर मत बोलिए। तो मैंने उनसे बोला सर मेरा काम यही है। तो उन्होंने बोला कि कौन सा काम आप करती हैं। देन मैंने उसको बोल दिया स्टडी एंड वेस्टीज। तो वो कहे वेस्टीज क्या होता है, अब यहाँ से शुरू हो गया प्लेटफॉर्म। तो ये इस तरीके से भी मैंने कट टू कट बात करना शुरू किया। मुझे पता था कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। तो हो सकता है कि मे बी पहली बार सुनने पे हो सकता है बहुत सारे लोग ना आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। तो मैंने लॉ ऑफ एवरेज में नंबर गेम पे ऊपर काम किया। जितना ज्यादा मेरा नंबर गेम होगा, जितने ज्यादा लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगी, जितने ज्यादा लोगों को मैं अप्रोच करूंगी, उसमें से मैं छांट लूंगी कि कौन सा बंदा मेरे काम का है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, सो दैट कि मैं प्रोफेशनलिज्म में रहूं। और कोई पर्सन जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं इस कोई पर्सन जो है जिसको कॉन्वर्सेशन को बहुत अलग जोन में लग रहा है, तो मैंने ऐसे पर्सन को अपने टीम में ना लाना ही सही समझा। ओके, दैट्स सो नाइस मैम। सो नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी नया व्यक्ति होता है वो इस चीज को करने में हिचकिचाता है, और 4-5 ना के बाद ही वो व्यक्ति जो होता है वो इस चीज पे, मतलब जिसको कहते हैं ना, थम जाता है या फिर उस चीज को छोड़ देता है, क्योंकि ना से वो बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील करता है। तो आपको कभी ना का कोई मैटर नहीं पड़ा, आपने प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा काम करा? सर मैं आपको बताऊं ना, तो इतने ज्यादा मिले हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को कुछ नहीं मिला। मतलब होता है ना, आप जैसे बॉयज में तो ना सुने तो लगता भी है, गर्ल्स में जब हम ना सुनते हैं ना तो हमारे ईगो हमारे हमारे उस पे लग जाती है कि ये बंदा मुझे कैसे ना बोल रहा है। तो एक नहीं ना, मैंने बहुत ना सुने, इतने ना सुने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में इतने रिजेक्शंस वगैरह आए थे, इतने मतलब लोगों ने इतने रिजेक्ट किया था। प्लान दिखाने जा रही थी, फ्रेंड्स जिनको मैं सबसे अच्छा फ्रेंड अपना क्लोज फ्रेंड मानती थी, वो पर्सन ने मुझे ना कह दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। फिर मैंने कहा कि भाई तो इसके अलावा जब इसमें हेल्प नहीं कर पा रहे थे तुम कहाँ पे हेल्प करोगे। तो कोई नहीं, मैंने रिलेशन मेंटेन करके रखा, कभी भी रिलेशन को खराब नहीं किया। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सी कंपनीज में लोग जो होते हैं वो अपना रिलेशन खराब कर देते हैं जब आपके दोस्त लोग ना कहते हैं। मुझे पता था कि ये बंदा आएगा ही आएगा, आज नहीं मेरी सक्सेस को देख के नहीं आ रहा है तो कल आएगा, लेकिन इसमें इसकी फॉल्ट नहीं है, इसमें मेरी फॉल्ट है कि मे भी हो सकता है कि मैं उसे सही तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने इसको और अलग तरीके से लिया कि मे भी हो सकता है कि वो बंदा, क्योंकि अगर वो कंपनी को ना कह रहा होता तो कंपनी को तो हर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंपनी को तो ना नहीं कह रहा है, वो बंदा मुझे ना कह रहा है। दैट मीन्स कि मेरे अंदर कहीं ना कोई क्वालिटी नहीं होगी कि मैं उसको बता सकूं। तो इसलिए मैं स्किल्स आपको बताऊं, जब भी बचपन से
सुनते आ रहे हैं। इवन जब हम मम्मी से जिद करते हैं किसी चीज के लिए, तब मम्मी मना कर देती है तो हमको ना मिल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो चीज मांगते रहते हैं, हम वो चीज की डिमांड करते रहते हैं। तो हम तो जिद्दी पहले से ही थे, तो बचपन से ही जिद्दीपना थोड़ा सा है हमारे खून में कि हम जिद करते रहते हैं कि नहीं हमको करना ही करना है। हमको पता था कि हमको चॉकलेट चाहिए तो नहीं चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, तो किसी तरह से जिद तो करते ही हैं, मिल भी जाती थी, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ। जब हम कहीं ना कहीं जिद करते थे कि हम अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह में या फिर अच्छे स्कूल्स में अच्छे कहीं पे भी जाएं, तो जिद हमेशा हर जगह से हमें रिजेक्शंस मिलते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, तो क्या हम इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं? नहीं देना, मतलब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, दोबारा से देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे होती है इसलिए, क्योंकि वरना फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब चेंज करते रहते हैं, लेकिन जिनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो जल्दी जॉब नहीं चेंज करते। अभी जितने भी शॉप वाले हैं, अगर किसी भी शॉप वाले बंदे के पास में आप चले जाओ, कितना बुरा लगता है। उसके यहाँ से हम जाके बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, उसके सामने वाले शॉप पे जाके पूरा भर के हम सामान लेके चले आते हैं। उसको बुरा नहीं लगता होगा क्या? उसको भी बुरा लगता होगा। क्या वो अपनी शॉप बंद कर दिया? नहीं। मैं आपको बताऊं, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते हैं ना इस बिजनेस में, इसलिए अपनी शॉप हैं। वो बंदा जो अपनी शॉप लगा के बैठा हुआ है, वो बंदा जितना पैसा उसने दिया हुआ है, वो जब आप उसके सामान को बोलते हो नहीं भाई अच्छा नहीं है, तो उसका भी दिल दुखता होगा। लेकिन उसको वो हैबिचुअल हो गया है कि वो ऐसी मार्केट में है जिसमें लोग उसे ना कहेंगे ही कहेंगे। इतनी सारी मार्केट होती है लाइन से, आपके जो मार्केट जोन होता है, क्या आप सबसे सामान ले लेते हैं? नहीं। आप एक जो हो सकता है कुछ अट्रैक्टिंग होगा, किसी की लाइट्स बहुत अच्छी लगी होंगी, किसी का सामान बहुत अच्छा होगा, आप वहां से लेते हैं। तो क्या बाकी लोगों के लिए आप रिजेक्शन नहीं बन रहे हैं, रिजेक्शंस बन रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं सर कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि रिजेक्शंस तो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, और जिसकी लाइफ में रिजेक्शंस नहीं आते हैं ना, वो पर्सन हो सकता है कि सिल्वर बन जाए, हो सकता है कि गोल्ड बन जाए, हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा रिजेक्शंस नहीं मिले हैं तो भी स्टार बन जाए। लेकिन जो पर्सन रिजेक्शंस पाता है ना, वो लीडर बनता है। और जो लीडर बनता है ना, वो जितने भी ऊपर की जितनी भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी हमारे अचीवमेंट्स है, वो सारी अचीवमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करके चले जाते हैं, क्योंकि वो लीडर बन चुका है। तो रिजेक्शन जब लाइफ में आएंगे ना, तो तभी हम बता सकते हैं कि आपको रिजेक्शन से आगे कैसे बढ़ना है। आप अपनी टीम को सिखा सकते हो। रिजेक्शन नहीं मिले दैट मीन्स कि आप अपनी टीम को सिखा नहीं पाओगे कि रिजेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने रिजेक्शन भी पाए हैं काफी। क्या बात है पूर्णिमा मैम, एंड हैट्स ऑफ, मतलब इतना जबरदस्त। एक चीज आपके एटीट्यूड में बहुत फर्क देखने को मिलती है कि कई लोग कहते हैं चाहिए, पर आपको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एटीट्यूड रखेंगे तो सारे सवालों का जवाब आई थिंक पार्टिसिपेंट्स को मिल जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ इसी एटीट्यूड का है। सो नथिंग मच, इट वाज रियली फैबुलस। मैं देहरादून से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इट वाज अ फैबुलस प्रेजेंटेशन एंड फैबुलस जर्नी टू सी। गौरव प्लीज। हाँ पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया है। पंकज भट्टागर जी लिख रहे हैं कि आज पूर्णिमा का दिन है और आज पूर्णिमा ने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। तो अरे टू वे वाह, कॉम्बिनेशन हो गया, ये बहुत जबरदस्त है। और एक सवाल लोगों का है, कितना समय हो गया वेस्टीज में? सर ये स्क्रीन कौन शेयर कर रहा, प्लीज स्क्रीन शेयर ना करें। कितना समय हो गया पूर्णिमा जी वेस्टीज में आपको? म्यूट हो गया क्या? सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कितना समय हो गया है आपको वेस्टीज में? यस सर, मुझे 21 महीने हुए हैं। 21 महीने अभी हुए हैं, मुझे 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। और कितना पे आउट अर्न किया है आपने 21 महीनों में? जी सर। पे आउट टोटल कितना अर्न इनकम, किया? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी निकाली है? सर अप्रोक्स में मैं 7 से 9 लाख रुपए मैंने अर्न किए हुए हैं। मैंने जो काउंटिंग की थी लास्ट टाइम 2 महीने पहले काउंटिंग की थी मैंने। ग्रेट। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आप इसी तरह से आगे बढ़े, लाखों लोगों के इंस्पिरेशन बने। यूथ है आपके पास, पूरी लाइफ है, और बहुत राइट टाइम पे आप इंडस्ट्री में आए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू विश यू सो मच वेल। सर। थैंक यू पूर्णिमा मैम, योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच।